सबसे पहले हम जो है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे, ठीक। सारे कॉन्सेप्ट जो है, क्या क्या टर्म इसमें हम यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले अकाउंटिंग के बारे में हमें पता होना चाहिए अकाउंटिंग होती क्या है, ठीक। अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग जो हमारे बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है, उनको एक डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड करने का एक प्रोसेस होता है। यानी एक डॉक्यूमेंट एक प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना कि हमने इस तारीख में क्या किया, उस तारीख में क्या किया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग बोलेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग में अब हमारे कुछ टर्म्स आते हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री डेब्टर, या परचेज या सेल्स एक्सपेंस, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हमें सबसे पहले देखना होगा। ट्रांजैक्शंस क्या होता है? ट्रांजैक्शंस वो होते हैं जो हम डेली में परचेज, सेल या बिल के रिकॉर्ड्स रखने के लिए हम जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं, यानी जिन्हें हम वाउचर भी बोलते हैं, ठीक है। टैली की लैंग्वेज में जिसे हम क्या बोलेंगे? वाउचर बोलेंगे। तो उनको हम क्या कहेंगे? ट्रांजैक्शंस कहेंगे, ठीक है। तो ट्रांजैक्शंस में हम परचेज, सेल या बिल को रिकॉर्ड करके एक प्रॉपर वे में अपने टैली के अंदर सेव करके रखते हैं, ठीक। इसके बाद आता है ट्रांजैक्शन के टाइप। ट्रांजैक्शन दो टाइप के होते हैं, कैश ट्रांजैक्शन और नॉन कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब जहाँ पे नगद लेन देन हो, यानी हमने किसी को माल बेचा, तुरंत पैसे मिल गए, या हमने किसी से माल खरीदा तो हमने तुरंत पैसे दे दिए, उधार वाला नहीं है, ठीक है। तो वो क्या हो गया? कैश ट्रांजैक्शन। और जो क्रेडिट पे होते हैं, यानी कि जो उधार पे ट्रांजैक्शन होते हैं, उनको बोलेंगे हम नॉन कैश ट्रांजैक्शन, ठीक। एग्जाम्पल देख लो, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर कैश और क्रेडिट। हमने अगर अपनी कोई सर्विस या कोई माल बेचा है, नगद बेचा हो चाहे उधार बेचा हो, वो ट्रांजैक्शन में आएगा। नगद बेचा होगा तो कहाँ पे जाएगा? कैश ट्रांजैक्शन में। और उधार बेचा होगा तो वो नॉन कैश में, ठीक है। इसके बाद सब्सक्राइब करते हैं हम, जैसे कि हम प्रीमियम आजकल ऑनलाइन दिए जा रहे हैं, नेटफ्लिक्स का प्रीमियम हो गया, या हम कोई भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो वो लोग भी पैसे आजकल मांगते हैं अगर वो प्रीमियम कोर्सेज अवेलेबल करा रहे हैं। तो उनको जब हम सब्सक्राइब करेंगे तो उनको भी हम पैसे देंगे, ठीक है। तो वो भी क्या होगा? कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगा, ठीक। क्योंकि वो हमें अपनी सर्विस दे रहा है और हम उसे ले रहे हैं, तो हमने उसको पैसे दिए, तो वो क्या हो गया? कैश ट्रांजैक्शन हो गया। पेमेंट देते हैं हम किसी सैलरी ने किसी एम्प्लॉय को, जब हम सैलरी की पेमेंट करते हैं तो वो भी हमारा ट्रांजैक्शन होता है, कैश ट्रांजैक्शन में आएगा, ठीक है। अब आते हैं प्रॉपराइटर। प्रॉपराइटर यानी कि मालिक, जो बिजनेस का ओनर होता है, जो बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, है ना, अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसों का इन्वेस्टमेंट करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपराइटर, ठीक है। सिंपल अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हो ओनर, ठीक है। इसके बाद आता है कैपिटल। कैपिटल यानी कि अपने कैश का ऐसा भाग जो हम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें 1 लाख 2 लाख रुपए अपनी तरफ से लगाने होंगे ना, तो उसको हम बोलेंगे क्या? कैपिटल बोलेंगे। यानी कि निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं हम अपने बिजनेस में, कोई भी अमाउंट या हम अपनी तरफ से इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। ये ज़्यादातर केस में कौन इन्वेस्ट करेगा? बिजनेस ओनर ही इन्वेस्ट करेगा। पर किसी किसी केस में क्या होता है, हम लोन अमाउंट ले लेते हैं, लोन अमाउंट से इन्वेस्ट करके हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम पे जो इन्वेस्टर होगा वो होगी बैंक, ठीक है। बट ज़्यादातर केस में हमारे बिजनेस ओनर ही होते हैं, ठीक है। इसके बाद कैपिटल को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? कैपिटल इक्वल्स टू असेट्स माइनस लायबिलिटी। तो इससे एक और डेफिनेशन बन जाएगी। असेट्स क्या होते हैं? हमारी संपत्ति। जैसे हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो हमने फर्नीचर लगाया, कंप्यूटर सिस्टम लगाए, ठीक है, अपनी तरफ से बिल्डिंग, सारी चीज़ें हमने अवेलेबल की, तो वो क्या होंगे? असेट्स होंगे। लायबिलिटी क्या होंगी? जैसे हमने किसी से उधार ले रखा तो उसको हमें पैसे चुकाने हैं हर हाल में, ठीक है। तो असेट्स में से उस लायबिलिटी को जब हम घटा देंगे तो जितना बचेगा वो क्या है? कैपिटल। यानी कि उस पर फिर किसका अधिकार हो जाएगा? ओनर का। जैसे हम बिजनेस अगर क्लोज़ करना चाहें तो उस टाइम पे वो अपना निकालेगा ना कि मैंने इतने पैसे लगाए थे तो मुझे अब कितने मिलेंगे, ठीक है। तो वो क्या करेगा? पहले देखेगा हमारे पास कितने असेट्स हैं, क्या फर्नीचर है, क्या हमारे पास सारी चीज़ें हैं जिससे हम अपना कैश निकाल सकें। जब बिजनेस क्लोज़ करेगा तो सब चीज़ बेचेगा वो, ठीक है। उसके बाद वो अपनी लायबिलिटी देखेगा, मुझ पर किसी और के पैसे तो नहीं आ रहे हैं, कोई लोन तो नहीं है, तो वो सारी चीज़ें वो दे के जितना बचेगा वो कैपिटल, ठीक है। तो इससे एक डेफिनेशन बन जाती है इस फॉर्मूले से। और अगर आपसे कोई कैपिटल कैलकुलेट भी करवाता है तो वहाँ पे भी ये काम करेगा, ठीक है। इसके बाद ड्राइंग।
ड्राइंग क्या होता है, जो बिजनेस ओनर क्या करेगा अपने पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस में से पैसे निकालेगा। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, ओनर तो अपने आप पैसे निकाल सकता है, ठीक है, तो वो भी हम एंट्री बनाएंगे। वो एंट्री हम कहाँ पे बनाएंगे, ड्राइंग्स में, यानी कि उसके लिए जो लेजर होगा वो कौन सा होगा, ड्राइंग्स का लेजर होगा। इसका अंडर ग्रुप भी कैपिटल अकाउंट होता है, कैपिटल का अंडर ग्रुप भी कैपिटल अकाउंट होता है, और इसका अंडर ग्रुप भी कैपिटल अकाउंट ही होता है, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ को काम कर रहे हैं। अब ये ड्राइंग कहाँ पे इफेक्ट डालेगा, जो हमने कैपिटल लगाया था अपनी तरफ से उसमें से माइनस कर देगा। जैसे हमने 1 लाख का लगाया था, अब हमने अपने पर्सनल यूज के लिए 10,000 निकाल लिए, तो अब वहाँ पे कितने बचेंगे, 90,000, वो उसमें से माइनस कर देगा। तो अब हमारी कैपिटल कितनी होगी, 90,000। ठीक है, कैपिटल में प्रॉफिट जो होता है वो ऐड होता है, नेट प्रॉफिट जो आएगा हमारा वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, और जो हम ड्राइंग निकालते हैं वो लॉस होता है, ठीक है, तो वो माइनस हो जाएगा, और जो नेट लॉस निकल के आता है वो भी माइनस हो जाएगा। तो कैपिटल के ऊपर ये 3 चीज़ काम करती हैं, नेट लॉस माइनस होगा, नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, और ड्राइंग भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 3 चीज़ ये हमें कहाँ पे ज़रूरत पड़ेंगी, इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ेगी, जब हम फाइनल अकाउंट में करेंगे। फाइनल अकाउंट में हमें बैलेंस शीट बनानी होगी, तो बैलेंस शीट में हमें पता होना चाहिए कैपिटल में हमें क्या चीज़ें ऐड करनी होती हैं, क्या चीज़ें माइनस करनी होती हैं। तो ये 3 चीज़ें वहाँ पे यूज़ होंगी, नेट लॉस और ड्राइंग, ये दोनों माइनस होंगे, और जो नेट प्रॉफिट होगा वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी यानी कि ड्यूटी, यानी हमने किसी से पैसे ले रखे हैं, उसको पैसे देना हमारी क्या है, लाइबिलिटी है, जिम्मेदारी है। ठीक है ना, तो ये लाइबिलिटी भी 2 टाइप की होती हैं, एक लॉन्ग टर्म होती है, एक शॉर्ट टर्म होती है। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या हो गया, कि अगर हमें किसी को पैसे देने हैं तो उसकी जो ड्यूरेशन है वो 1 साल के बाद की, यानी उसने हमें जो ड्यूरेशन दी है पैसे पे करने की, रिटर्न करने की, वो 1 साल के बाद दे दी है, तो उसको हम कहाँ पे डालेंगे, लॉन्ग टर्म में डालेंगे। जैसे कि लोन होते हैं, लोन हम बैंक से लेते हैं तो वो इतनी जल्दी रिटर्न नहीं मांगते हैं, वो 1 साल 2 साल आराम से टाइम देते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म में आएंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारे शॉर्ट टर्म में होते हैं, शॉर्ट टर्म मतलब अब जैसे कोई लेनदार है मेरा, मैंने उससे माल खरीदा किसी पर्सन से, तो उसने बोला 1 महीने बाद दे देना पैसे, 1 महीने 2 महीने इतना ही तो देगा, वो साल का थोड़ी ना देगा, तो वो कौन होगा, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में हमारा कौन सा लेजर आता है, सन्ड्री क्रेडिटर, जिससे हमने क्या किया, माल खरीदा होता है, उधार माल खरीदा होता है, वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है हमारी, क्योंकि उसे हमें अब पैसे वापस करने साल के अंदर ही अंदर, क्योंकि इतनी ज़्यादा टाइम के लिए कोई हमें उधार नहीं देगा। ठीक है, वो हमारी क्या होगी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में कैसे टाइप के लेजर आ जाते हैं, जैसे लोन, लोन हमने लिया है किसी बैंक से, तो वो हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में डालेंगे, वो हम जैसे कि 5 साल 10 साल बाद देते हैं, तो उसको जो है हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो ड्यूरेशन पे बेस्ड है, यानी 1 साल से ज़्यादा हो गया तो लॉन्ग टर्म में आ जाएगा, और 1 साल से कम का हो गया तो वो शॉर्ट टर्म में ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद असेट्स आ गए। असेट्स में पहले भी बता चुका था, असेट्स यानी कि संपत्ति, यानी जो हम आसानी से कैश में नहीं बदल सकते, यानी कि हमारे पास वो लंबे समय तक रहेंगे और फ्यूचर में भी हमारे काम आएंगे। जैसे कि अब हमने एक बार फर्नीचर ले लिया, एक बार लैपटॉप लगा लिया अपने सिस्टम में, या हमारा टीचिंग का है तो हमने एक बार बोर्ड ले लिया, तो अब ये कब तक रहेगा, हमारे फ्यूचर में भी काम आता रहेगा। ये तभी बेचा जाएगा जब हम एकदम सही ढंग से बिजनेस को क्लोज ही करने वाले हैं, तभी बेचा जाएगा। ठीक है, तो यानी इनको आसानी से कैश में नहीं बदला जाता कि अब मैं आज इसको बेच दूं कल दूसरा खरीद लूँ, फिर बेच दूं दूसरा खरीद लूँ, इतना नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ये क्या होगा, इन्हें आसानी से कैश में नहीं बदला जाता, और ये हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में काम आते हैं। ठीक है, और ये कब बेचे जाते हैं, जब हम बिज़नेस को एकदम क्लोज करने वाले हैं तभी ये हमारे बेचे जाएंगे, क्योंकि ये इनके ऊपर ही हमारा पूरा बिजनेस डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये असेट्स के बारे में, असेट्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक फिक्स्ड असेट्स होता है और एक करंट असेट्स होता है। करंट असेट्स में क्या होते हैं, जो हमारे कैश से रिलेटेड आइटम होते हैं, जैसे कैश एट बैंक, है ना, हमने बैंक में पैसे जमा कर रखे हैं, तो वो भी तो हमारी संपत्ति है, पर वो करंट है। करंट इसलिए क्योंकि हम उसको चेंज करते रहेंगे, आज निकाल लिए कल डाल दिए, है ना, तो ऐसे वो चेंज होता रहेगा, बढ़ता रहेगा घटता रहेगा। पर जो फिक्स होते हैं, फिक्स यानी कि फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, ये सब हमारे फिक्स होते हैं। ठीक है, तो फिक्स असेट्स में आएंगे। इसके बाद आएगा गुड्स। गुड्स क्या होते हैं, जैसे हमें कोई माल बेचना है, ठीक है, गुड्स यानी हिंदी में बोल सकते हो माल। ठीक है,
जो हमारे दुकान में या शॉप में कहीं पे भी रखा हुआ होता है, यानी कि बेचने के लिए रखा हुआ है, ठीक है। गोडाउन में रखा हुआ माल नहीं है। गोडाउन में रखा हुआ जो माल होता है वो स्टॉक होता है, और जो हमारा रनिंग में है, यानी जिसका हम यूज़ करके अब बेचने वाले हैं, वो गुड्स होगा, ठीक है। तो ये गुड्स और स्टॉक में डिफरेंस है। गुड्स और स्टॉक दोनों एक ही चीज़ होते हैं, पर डिफरेंस क्या है कि जगह रखने की डिफरेंस है। मतलब वो गोडाउन में है तो वो स्टॉक है, और जो हमारा रनिंग में है तो वो हमारा गुड्स है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो एक डिफरेंस आया, गुड्स और असेट्स में क्या डिफरेंस होगा। गुड्स और एसेट्स में डिफरेंस तो अब पता चल गया। गुड्स क्या है, जिनको हम परचेज या सेल करते रहते हैं, ठीक है। और असेट्स क्या है, जिनको हम आसानी से कैश में नहीं बदलते हैं, यानी हम बहुत टाइम बाद, 5-10 साल बाद, यानी जब हम या तो बिजनेस क्लोज कर रहे हो या वो असेट्स हमारे किसी काम का ना हो, उस कंडीशन में ही उसको हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये गुड्स और असेट्स में डिफरेंस है, और गुड्स और स्टॉक में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि जगह का डिफरेंस होता है, ठीक है। अब आते हैं परचेज़। परचेज़ यानी कि जब हम किसी यूज़र से माल खरीदते हैं, ठीक है, तो वो हम उसको कहाँ पे लिखेंगे, परचेज़ का लेजर बनाएंगे, परचेज़ बोलेंगे। और जब हम किसी को माल बेचते हैं तो उसको हम बोलेंगे सेल्स। तो ये सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक भी आ गया। स्टॉक जो हमने परचेज़ किया है बेचने के लिए, पर हमने अभी वो गोडाउन में रखा हुआ है, ठीक है, तो वो हमारा क्या है, स्टॉक है। स्टॉक भी दो टाइप के होते हैं, एक क्लोजिंग स्टॉक होता है और एक ओपनिंग स्टॉक होता है। क्लोजिंग स्टॉक जैसे कि हमने एक माल ख़रीदा था कुछ, और साल ख़त्म हो गया पर वो बेचा नहीं, वो गोडाउन में रखा रहेगा, तो वो हमारा क्या रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि अब हमने साल के एंड में बिजनेस पूरा क्लोज कर दिया, यानी हिसाब किताब पूरा बना के सारी चीज़ क्लोज कर दी, तो अब हमारे पास बचा हुआ जो हम दिखाएंगे कि हमारे पास इतना माल बचा हुआ है, तो वो कहाँ पे दिखाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक में। अब वही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक होगा, क्योंकि अब वो अगले साल के बिजनेस को स्टार्ट करने में काम आएगा ना, हम उसका यूज़ लेंगे, तो वह अगले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। उस साल का जो एंड में क्लोजिंग स्टॉक था वो अगले साल में स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, ठीक है। तो दो टाइप के स्टॉक होते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद डेप्टर्स। डेप्टर्स यानी कि देनदार, या ये मान लो जिसको हमने माल बेचा, हम अगर किसी को उधार माल बेच रहे हैं तो वो हमारा डेप्टर होगा। देनदार यानी पैसे देने वाला, ठीक है, तो वो हमें पैसे देगा। कौन देगा, जब हमने इसको किसी को उधार माल बेचा होगा तो वही तो हमें पैसे देगा बाद में। इसके बाद आता है क्रेडिटर। क्रेडिटर यानी लेनदार, पैसे लेने वाला, यानी जिससे हमने उधार माल खरीदा हो, हमने किसी कंपनी से उधार माल खरीदा है तो अब उसको पैसे देना है हमें, ठीक है, तो वो पैसे लेने वाला, तो इसलिए इसको लेनदार बोलेंगे। पैसे के रेस्पेक्ट में ये लेनदार और देनदार है, ठीक है। इसके बाद आते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट यानी हम उन्हें कहते हैं जैसे कि हमारा इनके ऊपर बहुत सारा कर्जा है, अब ये किसी भी अपने रीजन की वजह से, या ये इनके साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसकी वजह से ये हमें पैसे देने में असमर्थ है, तो इनको क्या घोषित कर दिया जाएगा, इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाएगा। तो इंसॉल्वेंट टर्म उनके लिए यूज़ करा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है बैड डेब्ट्स। अब ये बैड डेब्ट्स इंसॉल्वेंट से रिलेटेड है। तो इंसॉल्वेंट मैंने अभी क्या बताया कि जो लोग पैसे देने में असमर्थ हो जाते हैं, तो वो जो हमारा अब कर्जा था, अब तो हम लॉस में हो गए ना, अब हम वो निकाल नहीं सकते क्योंकि वो तो देने में असमर्थ है, ना उसके पास कोई ज़मीन है, ना उसके पास कोई चीज़ है कि उससे हम चुका सकें पैसे, तो वो अब हमारा लॉस हो गया, तो उसको बोलेंगे बैड डेब्ट्स, ठीक है। तो जो वो राशि थी जिसको हम नहीं ले पाए, उससे वसूल नहीं कर पाए, वो क्या होगी, बैड डेब्ट्स होगी, ठीक है। इसके बाद आते हैं इनकम पर। इनकम यानी कि जैसे हम सेल वगैरह करते हैं, जहाँ से हमारे पास पैसे आ रहे हैं, उसको हम इनकम बोलेंगे, ठीक है। इनकम अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कि हमें कितनी इनकम हुई है, तो इनकम हुई है मतलब कैसे हम पता करेंगे, हमने जितनी राशि कमाई उसमें से हमने अपने खर्चे घटा दिए, तो तब जितना अमाउंट बचा वो हमारी इनकम है, ठीक है। जैसे कि अभी हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय के ऊपर देखते हैं, एक एम्प्लॉय 10,000 रुपये कमाता है, तो 10,000 रुपये कमा रहा है पर उसके खर्चे भी हैं, खर्चे 6-7 हज़ार हो गए, तो अब जो अमाउंट बचा वो इनकम है उसकी, ठीक है। तो इनकम को इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक। टोटल पूरा जो उसने कमाया वो इनकम नहीं है, जो बचा उसके पास एक्सपेंस के बाद वो इनकम, ठीक है। इसके बाद है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिससे हम क्या करते हैं, ये एक तरीके का खर्चा होता है,
इससे हम क्या करेंगे, अगर हम अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई खर्चा करते हैं तो वो होता है एक्सपेंडिचर। जैसे कि हम बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो पार्टनरशिप जैसे 10% पार्टनरशिप कर ली, 20% पार्टनरशिप कर ली, तो वो खर्चा ही तो हो गया उसका। मालिक ने अब अपना 20% उसको दे दिया, तो वो उसका खर्चा हो गया, पर उससे क्या हुआ, उसको फ़ायदा हो रहा है, तो उसका बिजनेस बढ़ रहा है ना, फैल रहा है। तो वो क्या होगा, एक्सपेंडिचर में आएगा, एक्सपेंस में नहीं आएगा। खर्चा ही है पर वो फ़ायदे वाला खर्चा है, तो उसको कहाँ डालेंगे हम, एक्सपेंडिचर में डालेंगे। ठीक है। इसके बाद रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या होता है, जैसे हमने किसी भी माल को बेचा, माल बेचने के लिए हम माल बेचने के साथ साथ क्या क्या चीज़ें करते हैं, जैसे कि हमने कमीशन दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट मिल गया। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हम अलग से करते हैं सेल के अलावा, जो कि सेल से ही रिलेटेड होती हैं। ठीक है, यानी कि इनकम से ही रिलेटेड, एक तरीके की ये इनकम है, पर इनडायरेक्ट इनकम है, इसको डायरेक्टली हम इनकम नहीं बोल सकते। ठीक है। तो इसको हम जैसे कि रेंट ले रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने किराए पे दे दिए तो रेंट ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, हमने किसी को पैसे दे रखे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, या हम कमीशन ले रहे हैं, डिस्काउंट ले रहे हैं, या डिविडेंड ले रहे हैं। डिविडेंड यानी कि जो हमारा प्रॉफिट वाला पार्ट होता है वो ले रहे हैं, तो वो हमारी रिवेन्यू होते हैं। रिवेन्यू एक तरीके से इनकम ही है, पर सेल के अलावा जो इनकम है वो है रिवेन्यू। ठीक है। सेल, एक तो सेल तो डायरेक्ट इनकम में आ जाती है, यानी कि उसको तो हम इनकम मान ही लेंगे, पर जो उसके अलावा हम इनकम के सोर्स लगा रहे हैं उनको रिवेन्यू बोला जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक्सपेंस। एक्सपेंस हमारे खर्चे होते हैं। तो एक्सपेंस भी हमारे दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्होंने इस बेस पे बनाए हैं कि जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में होते हैं, यानी डायरेक्ट का मतलब है कि तुरंत पे कर देना, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, तुरंत पे करो। जैसे कि हमने कोई मजदूर लगाया है, तो मजदूर क्या करता है, डे टू डे अपने पैसे लेता, तो अब हम ये थोड़ी ना कहेंगे मैं ये माल बेच दूंगा तब मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तो वो इतने टाइम के लिए नहीं रुकेगा। तो वो कौन सा एक्सपेंस होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। डायरेक्ट यानी कि उसमें हम ये रीज़न नहीं लगा सकते कि हम पहले कमा लें तब पैसे देंगे, ये रीज़न हम नहीं लगा सकते। और जो कमाई के बाद होंगे, यानी कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, अब हमें खर्चे करने हैं, तो वो कौन से खर्चे होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है। जैसे कि हमें 7,000 का प्रॉफिट हो गया, अब हम क्या कर रहे हैं, उसमें से रेंट दे रहे हैं। ठीक है। रेंट हम कब देंगे, जब हम कमा लेंगे तभी तो रेंट देंगे, तो रेंट दे रहे हैं, बिजली का बिल जमा कर रहे हैं। ठीक है। और क्या कर रहे हैं, हम उसमें अपने एडवर्टाइजमेंट चलवा रहे हैं। ठीक है। पोस्टेज, यानी कि हमने जो पोस्ट वगैरह लाने ले जाने में जो भी हमने एक्सपेंस किए वो दे रहे हैं। तो ये सारे एक्सपेंस कौन से होंगे, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस सारे प्रॉफिट और लॉस के बाद होते हैं, और जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो प्रॉफिट लॉस से पहले ही होंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस गिने चुने ही है, कैरियर्स हो गया, जैसे लाने ले जाने में भाड़ा। ठीक है। और जैसे ईंधन हो गया, जैसे हमारी कोई ऐसी फैक्ट्री है जिसमें हम ईंधन का यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसमें हमें जो खर्चा लगाना हो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। वेजेस होगी, मजदूरी। ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे गिने चुने ही हैं, इनडायरेक्ट ही हैं बाकी सब। ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस आपको याद भी हो जाएंगे जब फाइनल अकाउंट वगैरह बनाओगे। ठीक है। इसके बाद लॉसेस। लॉस होता है जैसे कि हमें जिस भी काम से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। ठीक है। अगर हमें किसी भी काम से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा तो वो हमारा क्या है, लॉस है। लॉस ऐसे टाइम पे भी होता है, अगर हमने माल ज़्यादा का ख़रीदा है और बेचा कम का है, तो उस टाइम पे भी हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है। जैसे हमने 1,00,000 रुपये का माल ख़रीद रखा, बेचा अभी तक 50,000 का, तो अभी हम 50,000 के लॉस में चल रहे हैं। अभी उस टाइम पे हम क्या हो रहा है, 50,000 का लॉस हो रहा है, क्योंकि हमने जितने का ख़रीदा उतने का अभी नहीं बेचा हमने। 1,00,000 रुपये में हमने माल ख़रीदा हुआ है, और अभी हम महीने का एंड होने आ गया और हम 50,000 का ही बेच पाएँ, तो वो 50,000 अभी हमें लॉस में दिखेंगे, हम अभी लॉस में चल रहे हैं। प्रॉफिट में कब आएंगे, जब हम ज़्यादा का बेच देंगे, यानी जितने का ख़रीदा और उससे ज़्यादा का बेच देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट में आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद इनवॉइस। इनवॉइस क्या होती है, ये एक हमारी स्लिप होती है जो हम परचेज और सेल की एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए बनाते हैं। दो टाइप की होती है, परचेज इनवॉइस और सेल्स इनवॉइस। यानी कि टैली में जो हम परचेज और सेल्स की एंट्री बनाते हैं उनको इनवॉइस बोलते हैं। ठीक है। परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस। ठीक है। तो इनवॉइस वर्ड से कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो हम वाउचर, परचेज एंट्री, सेल्स एंट्री बना रहे हैं उनको ही हम इनवॉइस बोलते हैं टैली की लैंग्वेज में। तो ऐसे कोई इनवॉइस वर्ड आपके सामने यूज़ करता है तो आपको तुरंत समझ जाना हमें परचेज इनवॉइस या सेल्स इनवॉइस बनाना है। इसके बाद वाउचर आते हैं। वाउचर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वाउचर क्या एक डॉक्यूमेंट है
जिसमें हम डेली के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जितना भी हमारा ट्रांजेक्शन होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, जहाँ पे जाके हम बनाएंगे टैली के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, वाउचर बोलेंगे। इसके बाद है डिस्काउंट। डिस्काउंट जैसे कि हम कोई डिडक्शन अलाउ करते हैं बिजनेस ओनर की तरफ से, हम किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पर्टिकुलर आइटम पर क्या करते हैं, डिस्काउंट अलाउ करते हैं, यानी कि डिडक्शन अलाउ करते हैं। यानी जैसे कोई चीज़ 1000 रुपये की है तो बिजनेस मैन ने कह दिया कि 20% का आप उस पर डिडक्शन कर दो, तो वो सब हम क्या कहेंगे, डिस्काउंट का। डिस्काउंट भी 2 तरीके के होते हैं, डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउ का मतलब आप दे रहे हो डिस्काउंट, और डिस्काउंट रिसीव का मतलब हमें मिल रहा है डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट रिसीव क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम रिसीव हो रहा है हमारे पास, और डिस्काउंट अलाउ क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी हम किसी को दे रहे हैं तो अब हम अपना खर्चा ही तो कर रहे हैं, पर उस खर्चे से क्या होगा, हमारा बेनिफिट होगा, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट देंगे तभी ज़्यादा लोग आएंगे, ठीक। तो वो डिस्काउंट क्या होता है, बिजनेसमैन की तरफ से अगर कोई डिडक्शन किसी भी प्रोडक्ट पर अलाउ किया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंट बोलेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं अकाउंट पे। अकाउंट हमारे कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाते, यानी कि इसमें क्या होगा, पर्सन के ऊपर बात होगी। पर्सन 2 ही काम करता है, या तो लेता है या देता है, ठीक है, यानी खरीदने वाला है, बेचने वाला है, कुछ भी मान लो। तो जो रिसीवर और गिवर होते हैं, बस 2 ही काम करते हैं, पर्सन, ठीक है। तो जो हम इसके बेस पर रूल बनाते हैं, जो हमें जनरल एंट्री में ज़रूरत होती है, कि जो रिसीवर होगा उसको हम कहाँ पे डालेंगे, डेबिट में डालेंगे, ठीक है। यानी कि कोई अगर पाने वाला व्यक्ति होगा, उसको कोई चीज़ मिल रही है तो वो डेबिट में लिखा जाएगा उसका नाम। और अगर कोई देने वाला है, जैसे वो हमें कुछ दे रहा है या हम किसी को दे रहे हैं, तो हम कहाँ पे रहेंगे, क्रेडिट में रहेंगे। तो क्रेडिट द गिवर और डेबिट द रिसीवर, यहाँ पे कौन से अकाउंट का रूल है, पर्सनल अकाउंट का, जिसमें हम पर्सन से रिलेटेड बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा दूसरा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हम कोई चीज़ आ रही है या कोई चीज़ जा रही है, यानी कि असेट्स या प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। असेट्स या प्रॉपर्टी क्या होते हैं, आते या जाते हैं, ठीक है। तो वो हम कैसे पता करेंगे कि उसको कहाँ पे डालना होगा, तो उसके लिए भी रूल है। अगर कोई चीज़ हमारे पास आ रही है, कैश आ रहा है या फर्नीचर आ रहा है, कोई असेट्स आ रहा है, तो उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। और जो चीज़ हम किसी को दे रहे हैं उसको कहाँ पे लिखेंगे, हम क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। अब जो इनसे बचे, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में अब क्या बच गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम बच गया, ठीक है। इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस, यानी एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ बची हुई हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें हम 2 में कवर कर चुके हैं। पर्सन को पर्सन अकाउंट में कवर कर लिया, आने जाने वाली चीज़ों को हमने रियल अकाउंट में कवर कर लिया। अब जो बचे हुए खाते हैं हमारे, वो सब नॉमिनल में आ जाएंगे, ठीक है। तो उस नॉमिनल में एक्सपेंस और लॉस ही मेन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रूल बनता है वो एक्सपेंस और लॉस पे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, यानी जितने भी हमें खर्चे होंगे, जितने भी हमें नुकसान होंगे, जैसे एडवर्टाइजमेंट हुआ, तो एडवर्टाइजमेंट को हम कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। सैलरी हो गई, सैलरी बिजनेस ओनर के लिए एक्सपेंस होता है, तो उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। इसके बाद क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस, यानी कि जितने भी हमें प्रॉफिट होंगे वो क्रेडिट होंगे। प्रॉफिट अब कौन कौन से होते हैं, जैसे हमें कमीशन रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तो वो हम कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग्स हैं सारे। इसमें हमारे जो हैं 3 अकाउंट और इनके रूल हमारे ये मेन है। बाकी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, जिसमें हमने सारे टर्म्स के बारे में जान लिया, क्योंकि ये टर्म्स हमारे क्या होंगे, आगे यूज होंगे, तो इनके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब इसके बेस पे हम एक जनरल एंट्री का क्वेश्चन देख लेते हैं, अब इसके बाद जनरल एंट्री स्टार्ट होगी, ठीक है। जनरल एंट्री के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जनरल एंट्री बनाते हैं, एक्सेल की शीट पे बना के बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो जनरल एंट्री में हमें क्या करना है, जनरल एंट्री का सबसे पहले हम परफॉर्मा देखेंगे। परफॉर्मे में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम डेट को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक, डेट रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद हम क्या बनाएंगे, पर्टिकुलर।
ठीक है। पर्टिकुलर्स के बाद हमें क्या बनाना होता है, जो हमारा लेज़र फोलियो यानी कि लेज़र नंबर क्या है उसको लिखेंगे। वैसे हम इसको ब्लैंक ही छोड़ते हुए चलते हैं, ठीक है, लेज़र फोलियो। इसके बाद अब हमें अमाउंट के 2 कॉलम बनाने होंगे। अमाउंट एक तो डेबिट के लिए और एक अमाउंट क्रेडिट के लिए, ठीक है। तो ये हमारा परफॉर्मा होता है जनरल एंट्री के लिए, जिसको हम जनरल एंट्री को बनाते टाइम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पर हम कुछ एंट्री देख लेते हैं। जैसे इसमें पहली एंट्री हमारी कौन सी है कि ऑन 1 मार्च 2023 वीटी ट्रेडर्स स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश ₹20 लाख, ठीक है। यानी 20 लाख रुपए से क्या किया गया, बिजनेस स्टार्ट किया गया। बिजनेस स्टार्ट करने में क्या होगा, हम अपना कैपिटल लगाएंगे, अपनी तरफ से इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो कैपिटल लगाएंगे तो यानी कि जो गिवर होगा, यानी जहाँ से पैसा आ रहा है वो कौन है, कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल है, तो अब हमें पता चल गया कि जो हमें पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो कैपिटल से आ रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो डेट डालेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें पर्टिकुलर में ही ये सारा काम करना होता है कि हमें डेबिट बताना है या क्रेडिट बताना हो, सब हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो हमें अभी क्या पता चला कि कैश आ रहा है और किसके थ्रू आ रहा है, कैपिटल के थ्रू, यानी गिवर कौन है, कैपिटल, ठीक है। तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, डेबिट द रिसीवर वाले रूल से कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू कैपिटल अकाउंट यानी गिवर, क्रेडिट द गिवर वाले रूल से टू कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हमारे दोनों रूल कौन से वाले लगे हैं, कैश अकाउंट डेबिट यानी डेबिट द रिसीवर और टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारे रूल यहाँ पे लगे हैं कौन से अकाउंट के, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट वाले रूल हमने यहाँ पे लगा दिए। तो रियल अकाउंट में ही हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ आ रही है, कौन सी चीज़ आ रही है। 6 रूल में से कोई सा भी रूल लग जाएगा एक साथ, कोई सा भी लगेगा, बस आपको देखना कि हाँ लगना कौन सा वाला। और उसके थोड़े क्लासिफिकेशन के लिए आपको उसकी चीज़ें याद रखनी होंगी। जैसे कोई चीज़ आ रही है जा रही है तो उस पर आपको कौन से रूल पे फोकस करना है, रियल अकाउंट वालों को, ठीक है, जिसमें हमने डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट बताया, ठीक है। अगर कोई नाम दिख जाता है तुरंत ही आपको, जैसे ही नाम दिखा आपको पर्सनल अकाउंट सोचना है, यानी डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तुरंत आपको अगर कोई खर्चा दिखता है या कोई प्रॉफिट दिखता है, तुरंत आपको क्या सोचना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, ठीक है। तो रूल्स हैं क्लासिफाइड है, ठीक है। थोड़ा सा फोकस करोगे तो अपने आप वहाँ पर ही माइंड जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अमाउंट डालेंगे, डेबिट के सामने डेबिट वाली लाइन में अमाउंट लिखेंगे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 20 लाख, और क्रेडिट के सामने हम क्रेडिट वाली लाइन में लिखेंगे, ठीक है। तो ये इसलिए ऐसे लिखे जाते हैं, ठीक। एक एंट्री हमारी complete। इसके बाद सेकंड एंट्री देखें। सेकंड एंट्री में हमने क्या किया, मार्च 3 की एंट्री है, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ₹15 लाख, ठीक है। यानी हमने 15 लाख का जो कैश है बैंक में जमा कर दिया। तो बैंक में जब हमने जमा किया है तो इसमें क्या होगा, यहाँ भी चीज़ें आ रही हैं जा रही हैं, कोई नाम नहीं है, कोई एक्सपेंस नहीं है। तो अब यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं और जा रही हैं, तो हमें कौन सा अकाउंट सोचना है, रियल अकाउंट। तो सबसे पहले तो हम डेट डालेंगे यहाँ पे। तो अब हम कैश जमा कर रहे हैं, यानी कि कैश जा रहा है, और कहाँ जा रहा है, यानी रिसीव कौन कर रहा है, बैंक रिसीव कर रहा है, बस इतना ही काम करना है। तो डेबिट द रिसीवर से बैंक कहाँ आएगा, डेबिट वाले, ठीक है। तो यहाँ पे अभी बैंक का कोई नाम नहीं था तो हम डायरेक्ट बैंक अकाउंट ही लिख देंगे, ठीक है। नाम होगा तो नाम लिख देंगे, जो भी अवेलेबल होगा। इसके बाद टू करके हमें क्या लिखना है, कैश जा रहा है, कैश अकाउंट, ठीक। कितना था हमारा, 15 लाख का। मेन यहाँ पे जनरल एंट्री ही रहेगी टैली के अंदर, ठीक है। जनरल एंट्री अगर आप बना लेते हैं तो आपको टैली में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो ये होती है बैंक में पैसे जमा करने की। इसी का अगर उल्टा करेंगे, जैसे अगर हमें बैंक से अब पैसे निकालने हो तो क्या हो जाएगा, ये उल्टे हो जाएंगे, यानी कैश डेबिट में आ जाएगा और बैंक गिवर में आ जाएगा, ठीक है। तो बैंक देने वाला होगा। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है, मार्च 6 में है, गुड्स परचेज फॉर कैश 5 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। हमने 5 लाख रुपए का जो कैश है वो मतलब परचेज किया है, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे 20% का डिस्काउंट दिया है,
अब यहाँ पर हमें जो अमाउंट डालनी होगी, अब देखो जब ऐसे केस आ जाते हैं 20% डिस्काउंट या 20% लॉस या कुछ भी ऐसी चीज़ें एक्स्ट्रा लिखी हुई आती हैं, तो उसको हम पहले ही कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमें पता होना चाहिए 5 लाख का 20% कितना होगा, 1 लाख होगा। तो 1 लाख का हमें डिस्काउंट मिला, यानी कि हमारा जो टोटल खर्चा है वो 4 लाख ही हुआ। तो यहाँ पर जब हम अमाउंट डालेंगे अपने जनरल एंट्री में, तो कितना डालेंगे, 4 लाख, 5 लाख नहीं डालेंगे। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट में ही आपको क्वेश्चन होगा। स्टेटमेंट यानी ये रियल लाइफ स्टेटमेंट है। अब आपको ऐसे ही आगे कोई भी बोल सकता है कि हमने माल खरीदा 5 लाख रुपए का, पर उसमें 20% का डिस्काउंट मिला। अब इसकी एंट्री अब आपको टैली में चढ़ानी है। तो टैली में चढ़ानी है तो अब पहले उसकी जनरल एंट्री आपके माइंड में आनी चाहिए कि उसकी जनरल एंट्री है क्या, आखिरकार उसमें हुआ क्या है। अगर आप ये नहीं जानते हैं कि वहाँ पे मुझे 5 लाख लिखना है या 4 लाख लिखना है, तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपने 4 लाख की जगह 5 लाख लिख दी, हाँ ठीक है, तो लॉस हो जाएगा आपको। तो यहाँ पर हमारी एंट्री में कहा क्या गया, हमने परचेज किया है माल और 20% के डिस्काउंट पर 5 लाख रुपये का माल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब परचेज किया है, परचेज किया हुआ माल क्या होता है, आता है हमारे पास। ठीक है, तो जब आता है तो वो किस रूल से आएगा, ठीक है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन या इस वाले रूल से हम लगा देंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो परचेज यानी कि माल आ रहा है, माल को हम इंग्लिश में वैसे गुड्स बोलते हैं, बट यहाँ पे हमें टैली की लैंग्वेज में बात करनी है। यहाँ पे हम गुड्स अकाउंट नहीं बोलते। माल के लिए 2 अकाउंट होते हैं, परचेज और सेल। या तो माल खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा। अगर आ रहा है, खरीद रहे हैं तो परचेज लगा दो, और बेच रहे हैं तो सेल लगा दो। और परचेज और सेल के लिए एक बात और बता दूँ, परचेज हमेशा डेबिट में होता है और सेल हमेशा क्रेडिट में ही होता है। तो इस चीज़ को अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ों को आप माइंड में रखोगे तो इतने रूल पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको माइंड में भी रखना होगा कि चीज़ें हैं, बस उसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए ताकि आपको कोई पूछे तो आप बता दो। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अब यहाँ पे हम अमाउंट डालेंगे 4 लाख, क्योंकि हमने 5 लाख पे 20% का डिस्काउंट देने के बाद अमाउंट हमने पे किया है। तो 4 लाख में हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये वाली एंट्री भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट एंट्री जब हम यहाँ पे देख रहे हैं, मार्च 8 में क्या हुआ है, मशीनरी परचेज की गई है 2.5 लाख रुपए में, और उसमें हमने उसको इंस्टॉल करने में यानी उसको लगाने वगाने में जो हमने मजदूर बुलाया था उसने 50,000 रुपये लिए। तो अब हमने ये अमाउंट कैसे पे किया है, चेक से पे किया। तो चेक पे किया है तो यानी कि बैंक से पे किया है। ठीक है, अब यहाँ पर अमाउंट कितना, 2.5 लाख में तो खरीदा था और 50,000 उसके लगे खर्चे, यानी अमाउंट यहाँ पर कितना, 3 लाख। यानी 3 लाख में हमने मशीनरी परचेज की है और जिसका हमने पेमेंट किया है चेक से। मशीनरी का एक खुद का ही अकाउंट होता है, फिक्स असेट्स में आएगा, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। अगर ये चीज़ें खरीदी जाती हैं तो हम इनके अलग से ही लेजर बनाते हैं। ठीक है, तो मशीनरी का लेजर फिक्स्ड असेट्स में आएगा। अब यहाँ पर हम परचेज नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसका हम अलग से लेजर बनाएंगे मशीनरी का, और उसको हम फिक्स्ड असेट्स में डालेंगे। और यहाँ पर जो अमाउंट होगा वो टोटल हमारा कितना है, 3 लाख का है, और ये खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट। ठीक है, और हमने जो पेमेंट की है वो किसके थ्रू की है, चेक से, यानी गिवर कौन है, बैंक। तो क्रेडिट। ठीक है, तो इस रूल से यहाँ पे आएगा। तो अब यहाँ पे देखो दोनों रूल अलग अलग जगह से आए, एक आया नॉमिनल अकाउंट से, एक आया पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो ऐसे मिक्स भी लगते हैं रूल। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अब सारी चीज़ें पता चल गई। तो ये एंट्री कितनी डेट की है, 8 तारीख की है। ठीक है, 8/3/2023। तो यहाँ पर हमारा क्या है, मशीनरी अकाउंट है। और गिवर कौन है, बैंक अकाउंट है। और अमाउंट कितना था, 2.5 लाख प्लस 50,000, यानी कि 3 लाख रुपये का अमाउंट था। ठीक है, इसके बाद अगली एंट्री देखते हैं।
अगली एंट्री में क्या कह रहा है, कंप्यूटर हमने परचेज किया बाई चेक 30,000 रुपये। तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री अब दो तरीके से बनाई जा सकती है। या तो आप परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बना लो, या आप कंप्यूटर का ही लेजर बना लो। कंप्यूटर का लेजर बना के उसको फिक्स्ड एसेट्स में डाल दो, क्योंकि कंप्यूटर अब डेली डेली तो खरीदे नहीं जाते हैं, वो आप एक बार खरीद लिया 4-5 की छुट्टी, 4-5 साल की छुट्टी, तो उसमें क्या करेंगे हम कंप्यूटर का एक लेजर बना लेंगे और कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्योंकि अब कंप्यूटर खरीदने में हमारा खर्चा हुआ, ठीक है। तो जो एक्सपेंस हुआ वो क्या है, कंप्यूटर का एक्सपेंस है, तो कंप्यूटर को डेबिट में डाला जाएगा डेबिट वाला एक्सपेंस से, और क्रेडिट द गिवर से ये जो चेक है बैंक अकाउंट है वो क्रेडिट में आ जाएगा, यानी पिछली एंट्री की तरह ही है ये सेम। तो यहाँ पर इसको हम बना लेते हैं 12 दिन। ये थोड़ी बड़ी बड़ी एंट्री है, ठीक है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। कितना अमाउंट सर, 30,000। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में क्या है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹6 लाख एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक सेम डे। हमने 6 लाख रुपए का माल बेचा और उसे तुरंत हमने बैंक में जमा कर दिया। तो अब ऐसी एंट्री में एक दिक्कत होती है कि जो हम कैश है उसको कैश लेके तो बैंक लेके, जो हम पैसे वाला काम करेंगे, अब जैसे हमने सेल किया तो सेल तो हमें पता है क्रेडिट में आएगा, अब डेबिट में कैश लिखें या बैंक लिखें, क्योंकि हमने कैश में लिया है और तुरंत उसको बैंक में जमा कर दिया है, तो अब यहाँ पर कैश लिखा जाएगा या बैंक लिखा जाएगा, तो ऐसे केस में बैंक लिखा जाएगा, क्योंकि वो आपके पास ज़्यादा देर तक रहा ही नहीं, तो आप उसको क्या अपने कैश में लिखोगे, तुरंत बैंक में ही जाना, ठीक है। तो यानी कि ऐसी एंट्री जब हम लिखते हैं कि डिपॉजिटेड इनटू द बैंक सेम डे, तो इस टाइप की जो एंट्री होती हैं उसे हम कहाँ पे लिखेंगे, बैंक अकाउंट में, यानी कि जो पैसे आए वो कहाँ पे आए, बैंक में आए। ये बस घुमा फिरा के तो बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद हमने सेल किया तो सेल हमें पता है क्रेडिट बोर्ड बोलता हूँ उसको, सेल हमारा जो है क्रेडिट में जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम 16/3 में एंट्री बनाएंगे और इसमें जो एंट्री आएगी डेबिट में कौन आएगा, बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक में पैसे गए हैं तुरंत, और आए कहाँ से हैं, सेल से आए हैं, ठीक है। कितने से, 6 लाख। इसके बाद नेक्स्ट हमारी एंट्री कैरीज पेड ₹10,000, यानी लाने ले जाने का जो भाड़ा है वो हमने 10,000 रुपये पे किया। तो कैरीज क्या बताया था मैंने, डायरेक्ट एक्सपेंस बताया था, तुरंत पे करोगे, तो एक्सपेंस है तो डेबिट वाला एक्सपेंस, ठीक है, और कैश में पे हो रहा है, तो यानी कि जो हमारे पास से गया है वो क्या है, कैश में, यानी क्रेडिट बोर्ड होगा। तो इस तरीके से एंट्री बनेगी मार्च 18। तो एक्सपेंस क्या है, कैरेज है, डेबिट, इसके बाद कैश में पेमेंट यहाँ पर हुई है, ठीक है। तो यहाँ हम 10,000 रुपये का अमाउंट लिखेंगे। इसके बाद मार्च 20 में गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, यानी उधार माल बेचा गया, किसको बेचा गया, आशीष एंड ब्रदर्स कंपनी को बेचा गया है, कितने रुपए का, 2 लाख रुपए का एट 25% ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ पर अमाउंट 2 लाख नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम कैसे एंट्री बनाएंगे, अब यहाँ पर जैसे ही पर्सन आया तो पर्सन के लिए हम दो ही रूल सोचते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हमने माल बेचा है तो वो रिसीव कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, ठीक है। तो ये डेबिट में डाला जाएगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट में डाला जाएगा, अमाउंट 1,75,000 जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से एंट्री हमारी, इतना पहले सोच लेना तब एंट्री डालेंगे, ठीक है। तो मार्च 20 में हम यहाँ पर एंट्री डालेंगे,
डेबिट में कौन था, आशीष एंड ब्रदर। और जब हम नाम लिखेंगे तो उसके पीछे अकाउंट वर्ड नहीं लिखेंगे, ठीक है, इतना ध्यान रखना। इसके बाद 2 में सेल्स अकाउंट, और यहाँ पर जो हमारा अमाउंट बचा हुआ है वो है 1,75,000। इसके बाद नेक्स्ट, फर्नीचर हमने ख़रीदा है फॉर ऑफिस यूज़, पेड बाय चेक 50,000। अब मैं इनको सब ऐसे ओरली बता रहा हूँ, ठीक है, घर में प्रैक्टिस कर लेना। फर्नीचर परचेज है यानी कि फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर की एक एंट्री पहले की आ चुकी है, ठीक है। तो फर्नीचर खर्चा होता है तो उसको डेबिट में डाला जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट बाय कैश अकाउंट। क्रेडिट में पूछ रहा हूँ, कैश अकाउंट में हमारा चेक है, चेक जहाँ पे होगा बैंक है, ठीक है। तो बैंक के थ्रू हम पे कर रहे हैं 50,000 रुपये, तो इसकी जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट क्या रहेगा, 50,000 रहेगा। ऑफिस यूज़ पे आपको फोकस नहीं करना है, ये सारे वर्ड जो हैं घुमाने के लिए होते हैं, ठीक है। ये इंटरव्यू में भी ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद चेक रिसीव फ्रॉम आशीष एंड ब्रदर्स ₹1 लाख एंड डिपॉजिटेड इन टू द सेम डे, ठीक है ना। हमने बैंक में सेम डे पे कर दिया, तो ऐसी एंट्री हम पहले भी देख चुके हैं। तो हमने क्या किया है, चेक लिया है किससे, आशीष एंड ब्रदर्स से, यानी कि हमने आशीष एंड ब्रदर्स को उधार माल बेचा था ना, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे ये रहा 2 लाख रुपए का तो यानी 1,75,000 का बेचा था, तो 1,75,000 में से ये 1 लाख अब हमें चेक से दे रहा है। तो अब हमें जो पैसे आ रहे हैं वो आ रहे हैं किसके थ्रू, आशीष एंड ब्रदर्स के थ्रू। तो आशीष एंड ब्रदर्स किस में जाएगा, क्रेडिट में, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो देने वाला कौन है, आशीष एंड ब्रदर्स। अब ये दे रहा है तो हमने तुरंत बैंक में जमा कर दी। अब जो डेबिट होगा वो कैश नहीं होगा, डेबिट में कौन आएगा, बैंक अकाउंट आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू आशीष एंड ब्रदर्स, ठीक है। इसके बाद कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, ये एंट्री भी पहले आ चुकी है। जब हम कैश निकालेंगे तो यानी कि हम क्या करेंगे, कैश हमारे पास आ रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना। बैंक से हमने निकाले हैं, और कितने निकाले हैं, 40,000, क्योंकि बैंक गिवर है तो गिवर से क्रेडिट द गिवर से आ जाएगा, और हम रिसीव क्या कर रहे हैं, कैश, ठीक है। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस देखती है आपको उसको डेबिट में लिखना है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, अब पेमेंट देख लो कैश हो रही है कि चेक हो रही है, तो चेक हो रही तो आपको बैंक अकाउंट लिखना है और 20,000 रुपये लिख देना है। इसके बाद कमीशन रिसीव हुआ, कमीशन मैंने बताया 2 तरीके के थे, कमीशन रिसीव, कमीशन अलाउ। कमीशन रिसीव यानी इनकम है, तो इनकम कहाँ पे लिखी जाएगी, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिख दोगे इसे, कमीशन रिसीव। इसके बाद जो अब डेबिट वाला बचा उसमें क्या है, कैश है, क्योंकि यहाँ पे चेक वर्ड नहीं यूज़ किया हुआ, ठीक है। इसके बाद बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक ₹5,000। अब हम जो बैंक के द्वारा लगने वाले चार्ज हैं, ठीक है, जैसे वो सर्विस देता है मोबाइल पे एसएमएस वगैरह भेजने की, तो अब हम उन्हें पे कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर रिसीव कौन करेगा, बैंक रिसीव करेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये एंट्री बन जाएंगी, और ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएगा। इसको अब बना के घर पर प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं कराऊँगा कल, ठीक है। चलो।